हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। स्टडी आईक्यू के इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा पेमेंट बैंक और स्मॉल फाइनेंस बैंक। ठीक है, इन दोनों को हम एक एग्जाम ओरिएंटेड वे में स्टडी करेंगे आधे घंटे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये है बैंकिंग अवेयरनेस स्टैटिक कोर्स का लेक्चर नंबर 5। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ डिफरेंशिएटेड बैंक क्या होते हैं। डिफरेंशिएटेड बैंक, जिन्हें नीश बैंक भी बोलते हैं। डिफरेंशिएटेड एक अंग्रेजी का शब्द है जिसका मतलब होता है अलग। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप नमक खाते हो, तो आप किसी भी ब्रांड का नमक खा लो, नमक सेम ही रहता है, यानी वो एक अनडिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट है, राइट। लेकिन आप एक साबुन का इस्तेमाल करते हो, लाइफ बॉय और एक डव, ये दोनों ही साबुन है लेकिन दोनों बहुत अलग तरह की साबुन है। तो डिफरेंशिएटेड बैंक मतलब ये बैंक जो नॉर्मल हमारे बैंक होते हैं, यानी कमर्शियल बैंक होते हैं, यूनिवर्सल बैंक होते हैं, जो उनसे अलग होते हैं। यूनिवर्सल बैंक क्या होता है? जो सबके लिए है, राइट। अब पंजाब नेशनल बैंक है, वो सबके लिए है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, वो सबके लिए है। ये हर एक को कैटर करते हैं, पूरे भारत को कैटर करते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि भारत की सरकार हमारे कुछ खास ऐसे लोग हैं या कुछ हमारे खास ऐसे डेमोग्राफिक्स हैं जिन पे कंसंट्रेट करना चाहती है, तो उसके लिए खोले जाते हैं डिफरेंशिएटेड बैंक। तो डिफरेंशिएटेड बैंक को नीश बैंक बोलते हैं। नीश मतलब एक खास सेगमेंट, एक खास चीज जिसके ऊपर आप फोकस करते हो। तो नीश बैंक भी इन्हें कहते हैं। ये वो बैंक हैं जो हमारी डेमोग्राफिक, एक सर्टेन डेमोग्राफिक को सर्व करते हैं। यानी कि मैं पूरी जनता को टारगेट नहीं कर रहा इन बैंकों के थ्रू, मैं सिर्फ एक जनता के छोटे से हिस्से को टारगेट कर रहा हूं, जिनके लिए मैं ये विशेष तरह का बैंक खोल रहा हूं। ठीक है, तो जो नीश बैंक होते हैं वो एक स्पेसिफिक मार्केट को टारगेट करते हैं और अपने जो भी ऑपरेशंस हैं, यानी अपना संचालन, वो इसी तरह से करते हैं कि इस टारगेट ऑडियंस को वो अच्छे से केटर कर पाए या उनकी प्रेफरेंस बन जाए। अब ये जो डिफरेंशिएटेड बैंक होते हैं, इसमें डिफरेंशिएशन कैसे क्रिएट की जाती है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही सारे बैंकों को लाइसेंस देता है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहता है इनसे कि या तो आपकी कैपिटल रिक्वायरमेंट अलग होगी, यानी कि बैंक खोलने के लिए जो पैसा चाहिए वो अलग होगा, या आपकी एक्टिविटी अलग तरह की होंगी, या आप जहां पे अपनी ब्रांचेस खोलेंगे वो एरिया अलग होगा। इस तरह से डिफरेंशिएशन क्रिएट करी जाती है, राइट। तो डिफरेंशिएशन क्रिएट करने के पीछे पर्पज ये है कि आप एक स्पेसिफिक टारगेट जो है, स्पेसिफिक जनता, स्पेसिफिक तरह की जनता, उसको कैटर करो। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल पेमेंट बैंक। अब हम ये चाह रहे हैं कि पेमेंट बैंक में जो लो इनकम वाले लोग हैं उनके लिए हम ये बैंक खोलें, पेमेंट बैंक। तो हम चाह रहे हैं कि जो लो इनकम वाली जनता है उसको टारगेट करें। तो इस तरह से एक आप स्पेसिफिक सेगमेंट जो है डेमोग्राफिक का, उसे टारगेट करते हो। अगर आप मान लो कोई बैंक है जैसे आरआरबी है, रीजनल रूरल बैंक, आप उसमें ग्रामीण जनता को टारगेट करते हो, शहरी को नहीं। लेकिन अर्बन कोऑपरेटिव बैंक जो है, शहरी सहकारी बैंक, उनमें आप शहरी जनता को टारगेट करते हो। तो ये होते हैं डिफरेंशिएटेड बैंक। तो डिफरेंशिएटेड बैंक में हम कौन कौन से बैंक पढ़ेंगे? तो 4 तरह के डिफरेंशिएटेड बैंक हम पढ़ेंगे। रीजनल रूरल बैंक, लोकल एरिया बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक और पेमेंट बैंक। तो इसमें इस वीडियो में हम पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 5 में स्मॉल फाइनेंस बैंक और पेमेंट बैंक, और लेक्चर नंबर 6 में हम पढ़ेंगे रीजनल रूरल बैंक और लोकल एरिया बैंक। और डिफरेंशिएटेड बैंक जो होते हैं, इन्हें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लाइसेंस देता है और ये बैंकिंग इंस्टीट्यूशन होते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं स्मॉल फाइनेंस बैंक यानी लघु वित्त बैंक। स्मॉल फाइनेंस बैंक खोले गए थे उषा थोराट कमेटी के कहने पर। ठीक है, ये कमेटी का नाम इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम में, एमसीक्यू के लिए। उषा थोराट कमेटी के रिकमेंडेशंस पर ओपन किए गए थे स्मॉल फाइनेंस बैंक। इनको लाइसेंस मिलता है स्मॉल फाइनेंस बैंक को सेक्शन 22 ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1949 के तहत। जो हमारा बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है 1949 का, उसकी धारा जो 22 है, सेक्शन 22, उसके तहत इन्हें लाइसेंस मिलता है। तो स्मॉल फाइनेंस बैंक कौन कौन खोल सकता है? अगर स्मॉल फाइनेंस बैंक किसी को खोलना हो, कोई इंडिविजुअल भी खोल सकता है, कोई अकेला व्यक्ति चाहे खोल सकता है, कॉरपोरेट कंपनी खोल सकती है, कोई ट्रस्ट या सोसाइटी वो भी इन्हें प्रमोट कर सकती है या खोल सकती है। प्रमोट करना मतलब ओपन करना, मालिकाना हक होना। ठीक है, या फिर कोई नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी भी इन्हें खोल सकती है, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स को, या माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस इन्हें खोल सकते हैं। लोकल एरिया बैंक जो होते हैं
वो भी स्मॉल फाइनेंस बैंक में कन्वर्ट हो सकते हैं। इतना ही नहीं, जो पेमेंट बैंक होते हैं ना, वो भी स्मॉल फाइनेंस बैंक में कन्वर्ट हो सकते हैं। बका कंडीशन ये है कि 5 साल पुराने होने चाहिए। यानी एक पेमेंट बैंक जब 5 साल के अपने ऑपरेशंस पूरे कर लेता है, तब वो स्मॉल फाइनेंस बैंक में कन्वर्ट हो सकता है। और अगर कोई व्यक्ति खोलता है स्मॉल फाइनेंस बैंक को, तो कंडीशन ये है कि 10 साल का तजुर्बा उसे होना चाहिए बीएफएसआई सेक्टर में, बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज या इंश्योरेंस सेक्टर में 10 साल का उसे रेलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी वो आरबीआई कंसिडर करेगा उसकी रिक्वेस्ट। स्मॉल फाइनेंस बैंक जो होते हैं, ये एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है, स्मॉल फाइनेंस बैंक जो हैं जितने भी सारे के सारे प्राइवेट हैं, एक भी सरकारी नहीं है। हमारे पास जितने भी स्मॉल फाइनेंस बैंक हैं वो सारे प्राइवेट हैं, तो ये प्राइवेट सेक्टर में आते हैं, लेकिन ये पब्लिक लिमिटेड कंपनी के तहत रजिस्टर किए जाते हैं कंपनीज एक्ट ऑफ 2013 के अंडर। इनको कैश रिजर्व रेशियो भी मेंटेन करना पड़ता है और स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो यानी सीआरआर और एसएलआर रिक्वायरमेंट इनको भी होती है, इन्हें भी पूरी करनी पड़ती है। ये ध्यान रखिए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कैश रिजर्व रेशियो और स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो जो है वो इन्हें भी करना पड़ता है। यानी कि इनका जो नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी है, उसका एक हिस्सा कैश रिजर्व रेशियो में और एक हिस्सा एसएलआर में जाना चाहिए। जो पेमेंट बैंक होते हैं वो चाहें तो स्मॉल फाइनेंस बैंक बन सकते हैं, लेकिन 5 साल के ऑपरेशंस के बाद। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था। और माइक्रो फाइनेंस क्या होता है? ये हमारी हेल्प करते हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन में। अब सबसे पहले ये वर्ड समझो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या होता है? फाइनेंशियल इंक्लूजन होता है वित्तीय समावेश। यानी भारत में हम हर व्यक्ति को बैंकिंग इकोसिस्टम से जोड़ें, सबके बैंक अकाउंट खुलवाएं, सबको हम जो है आधार कार्ड दें जिससे आधार बेस्ड पेमेंट हो सके, सबको फॉर एग्जांपल हम यूपीआई से जोड़ दें, सबको हम मोबाइल फोन से जोड़ दें। तो ये सब चीजें फाइनेंशियल इंक्लूजन का पार्ट होती है। जैसे जनधन योजना, जनधन योजना में हम ऐसे अकाउंट खुलवा रहे हैं जिनमें आप जीरो बैलेंस भी रख सकते हैं, कोई आपको पेनल्टी नहीं लगेगी। क्यों? जिससे लोग अकाउंट खुलवा लें। एक बार अकाउंट खुलवा लिया उन्होंने, ठीक है, और आधार कार्ड से अकाउंट खुल जाता है, तो अगर आपका अकाउंट खुल गया तो आप फाइनेंशियल इंक्लूजन में आ गए। सरकार के पास आपका सारा डेटा आ गया, ठीक है, सरकार के पास सरकार के सिस्टम से आप जुड़ गए। सरकार अगर आपके अकाउंट में कल कोई पैसे भेजना चाहे तो भेज सकती है। अगर वो एलपीजी सिलेंडर के लिए आपको पैसे आपके अकाउंट में भेजती है, डीबीटी बोलते हैं, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, तो एलपीजी उज्ज्वल योजना से आपको जोड़ना चाहती है तो जनधन में पैसा डाल देगी आपके जनधन अकाउंट में। तो इस तरह से फाइनेंशियल इंक्लूजन में हेल्प करते हैं। अब हमारे भारत में क्या है, जो गरीब लोग होते हैं उन्हें आसानी से लोन नहीं मिलता कई बार, क्योंकि उनके पास बदले में गिरवी रखवाने को कुछ नहीं होता, उनकी क्रेडिट हिस्ट्री नहीं होती, कमाई नहीं होती। तो हम माइक्रो फाइनेंस लोन को बढ़ावा देना चाहते हैं। अब ये माइक्रो फाइनेंस लोन क्या होते हैं? माइक्रो फाइनेंस लोन उसे बोलते हैं, सबसे पहली बात तो ये गारंटी फ्री लोन होता है, यानी पूरी तरह से कोलेटरल फ्री लोन होता है। और ये उस व्यक्ति को दिया जाता है जिसकी साल की इनकम 3 लाख रुपए से कम है। उस घर की, पूरे घर की मिला के इनकम अगर 3 लाख रुपए से कम है सालाना, और अगर आप उसे गारंटी फ्री लोन दे रहे हो तो उसे माइक्रो फाइनेंस लोन कहा जाता है। तो स्मॉल फाइनेंस बैंक हमारी माइक्रो फाइनेंस लोन में भी हेल्प करते हैं, क्योंकि ये माइक्रो फाइनेंस लोन देते हैं। फिर स्मॉल फाइनेंस बैंक जो होते हैं ये किसी भी रीजन पे रिस्ट्रिक्ट नहीं है। ऐसा नहीं है कि स्मॉल फाइनेंस बैंक सिर्फ गांव में खुलेंगे या शहरों में नहीं खुलेंगे, ऐसा नहीं है। हाँ, कुछ कंडीशंस हैं जो मैं आपको अभी बताऊंगा, ठीक है, लेकिन एज सच ये किसी रीजन में रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। और स्मॉल फाइनेंस बैंक के खुलने से हमारे दो बहुत बड़े ऑब्जेक्टिव सर्व होते हैं। एक कि हम जो लोग हैं उनको रूरल और सेमी अर्बन खासतौर पे उनको सेविंग करना सिखाएं। रूरल और सेमी अर्बन जो लोग हैं हम उन्हें सेविंग करना सिखाएं। और दूसरा, हम जरूरत पड़ने पे उन्हें लोन भी दे सकें, जैसे मैंने बताया माइक्रो फाइनेंस लोन भी दे सकें। तो ये दो बहुत बड़े पर्पस हमारे सर्व हो जाते हैं स्मॉल फाइनेंस बैंक के खुलने से। अब तीन सबसे बड़ी कंडीशन क्या है स्मॉल फाइनेंस बैंक के ऊपर? सबसे पहला, 75% जो इनका पैसा है लोन देने के लिए जो अवेलेबल है, जिसे हम बोलते हैं एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट, तो 75% इनका जो पैसा है वो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में जाएगा। कोई डाउट इसमें? 75% इनका जो पैसा है वो प्रायोरिटी सेक्टर्स को जाएगा, जैसे एग्रीकल्चर, हाउसिंग, एक्सपोर्ट क्रेडिट, एमएसएमई वगैरह इनको जाएगा।
रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर वगैरह। और उस 75% में 18% जो है वो एग्रीकल्चर को जाएगा, 18 में भी जो 10 है वो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर को जाएगा। स्मॉल फार्मर मतलब जिसकी जमीन 1 से 2 हेक्टेयर के बीच में है, और मार्जिनल फार्मर जिसकी जमीन 1 हेक्टेयर से कम है। ठीक है, 75% में 18% जो है वो एग्रीकल्चर में जाएगा, 7.5% इनको देना होगा अपना ANBC का MSMEs को, और 12% इन्हें वीकर सेक्शन को देना होगा। ठीक है, वीकर सेक्शन में क्या क्या आता है? वीकर सेक्शन में आर्टिजान्स आते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स आते हैं, डिस्ट्रेस्ड फार्मर्स आते हैं, पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज आते हैं, माइनॉरिटीज वगैरह आते हैं, ये सब शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब वगैरह आते हैं। तो ये वीकर सेक्शन है, तो इन्हें 12% देना होगा। तो ये रिक्वायरमेंट होती है सबसे पहली तो स्मॉल फाइनेंस बैंक की, कि 75% पैसा प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में जाएगा। दूसरा, 50% जो इनके लोन है, ठीक है, वो 25 लाख रुपए से कम के होने चाहिए। इसी से पता चलता है, हम ये नहीं चाहते कि ये बड़े बड़े लोन देके अपना सारा ANBC वहीं खत्म कर दें, अपना नेट क्रेडिट वहीं खत्म कर दें। ये छोटे लोन दें। मान लो कोई स्मॉल फाइनेंस बैंक है, एक साल में वो टोटल 28,000 लोन देता है, ऐसी कोई रैंडम नंबर बता रहा हूँ, यानी 28,000 लोगों को लोन देता है। तो 28,000 में से कम 14,000 ऐसे होने चाहिए जो 25 लाख रुपए से कम के लोन होने चाहिए। यानी 50% जो है लोन, टोटल नंबर का 50% मिनिमम वो 25 लाख रुपए से कम के होने चाहिए। ये दूसरी कंडीशन है। ठीक है, फिर अगर आपको कोई स्मॉल फाइनेंस बैंक खोलना है तो आपको 300 करोड़ रुपए चाहिए। पहले ये 100 करोड़ था, फिर बढ़ा के 200 करोड़ किया, अब ये 300 करोड़ रुपए है लेटेस्ट। RBI की गाइडलाइन है कि 300 करोड़ रुपया चाहिए अगर आपको अब स्मॉल फाइनेंस बैंक खोलना है, यानी पेड अप कैपिटल 300 करोड़ होना चाहिए। जो व्यक्ति खोल रहा है बैंक को, उसके पास 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए BFSI सेक्टर में, बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर में। उसके बाद अगर आपने मान लो स्मॉल फाइनेंस बैंक खोला, लेट सपोज कि आपका हिस्सा उसमें 70% है। ठीक है, आप एक व्यक्ति हैं, आपने स्मॉल फाइनेंस बैंक खोला, 70% आपका है, तो आपको 5 साल के अंदर अंदर अपना हिस्सा कम करना पड़ेगा, 40% लाना पड़ेगा। ठीक है, आपको अपना जो होल्डिंग है, अगर आपकी शेयर होल्डिंग 40% से ज्यादा है, जब स्मॉल फाइनेंस बैंक आपने खोला, अगर पेड अप कैपिटल जो थी उसमें आपका हिस्सा 40% से ज्यादा है, तो आपको 40% तक लाना पड़ेगा उसे कम करके 5 सालों में, 5 सालों के अंदर अंदर। 5 साल कहां से काउंट होंगे? जहां से वो खुला है। ठीक है, अगर मान लो आपने 1 जनवरी 2022 को खोला है बैंक, तो फिर अगले 5 सालों में यानी 1 जनवरी 2027 तक आपको अपनी हिस्सेदारी कम करके 40% लानी होगी 5 सालों के अंदर। ठीक है, और आपको अपनी हिस्सेदारी फिर और कम करनी पड़ेगी, आपको 30% तक लानी होगी कम करके शुरू के 10 सालों में, और 26% पे लानी होगी 12 सालों में। मैं रिपीट कर देता हूं फिर से, आपको अपनी हिस्सेदारी, अगर आपकी हिस्सेदारी 40% से ज्यादा है, वो कितनी भी हो सकती है, 80, 70, 60, 65 जो भी, अगर आपकी हिस्सेदारी 40% से ज्यादा है, तो आपको 5 सालों के अंदर उसे कम करके 40% लाना है, 10 सालों के अंदर उसे कम करके 30% लाना है, और 12 सालों के अंदर अंदर आप उसको कम करके 26% लाना होगा। बल्कि पहले तो 15% था, लेकिन अक्टूबर 2021 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कहा कि जो प्रोमोटर हैं वो 26% तक एक बैंक में हिस्सेदारी रख सकते हैं। पहले तो सिर्फ 15% ही था, लेकिन 26% तक आप रख सकते हो, लेकिन 12 सालों के अंदर अंदर आपको 26% तक उसे कम करके लाना होगा। कोई डाउट इसमें? अगर वो इनसे ज्यादा है तो, अगर मान लो आपकी जो ओनरशिप है वो पहले ही कम है, तो फिर कोई जरूरत नहीं है ऑब्वियसली, लेकिन आपको 5 साल के अंदर उसे कम करके 40% पे लाना होगा। ठीक है, 40% या उससे नीचे भी ला सकते हो। फिर आपको अगले 10 सालों के, मतलब अगले 5 यानी टोटल 10 सालों के अंदर अंदर कम करके 30%, और जब से बैंक खुला है तब से 12 सालों के अंदर अंदर कम करके अपनी शेयर होल्डिंग को 26% पे लाना होगा। तो ये क्लियर है आपको? और ये मैक्सिमम 26 है, ये मैक्सिमम 30 है, और ये मैक्सिमम 40 है। ठीक है, यानी 40 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, 30 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, और 26 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, इतने इतने टाइम फ्रेम में। और जॉइंट वेंचर परमिटेड नहीं है इसमें, जॉइंट वेंचर परमिटेड नहीं है, यानी ऐसा नहीं है कि दो कंपनियां मिलके जो है वो स्मॉल फाइनेंस बैंक खोल रही हैं, वो परमिटेड नहीं है। कोई डाउट? वो परमिटेड नहीं है, जॉइंट वेंचर इसमें परमिटेड नहीं है। फिर फॉरेन शेयर होल्डिंग की बात करते हैं। फॉरेन शेयर होल्डिंग, फॉरेन शेयर होल्डिंग मतलब कि भारत में अगर कोई स्मॉल फाइनेंस बैंक खुलता है
तो उसमें कोई विदेशी कंपनी कितना एफडीआई ला सकती है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो वो, क्योंकि ये प्राइवेट बैंक ही है स्मॉल फाइनेंस बैंक, तो जो प्राइवेट बैंक्स में एफडीआई अलाउड होता है उतना ही, और वो 74% होता है। इस 74% में 49% तक तो ऑटोमेटिक रूट से होता है, यानी भारत सरकार की परमिशन आपको नहीं चाहिए, और 74% यानी 49 से 74 तक अगर आप जाओगे, इनके बीच में कुछ भी 74 तक, वो अप्रूवल रूट से होता है, उसके लिए भारत सरकार की परमिशन आपको चाहिए। मान लो अगर मैं कोई विदेश की कंपनी हूं, और अगर मैं कोई भारत का स्मॉल फाइनेंस बैंक है, राइट, लेट्स से उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक है, अगर मैं विदेश की कंपनी हूं एबीसी, मैं उत्कर्ष में हिस्सेदारी खरीदना चाहती हूं, तो 49% तक तो मैं खरीद सकती हूं, उसमें भारत सरकार की परमिशन नहीं चाहिए क्योंकि ऑटोमेटिक रूट है। लेकिन अगर मुझे 49 से ज्यादा, और मैक्सिमम में 74 तक ले जा सकती हूं इसे, तो 49 और 74 के बीच अगर मुझे कोई हिस्सेदारी का नंबर चाहिए उसमें, तो फिर मुझे अप्रूवल रूट यानी भारत सरकार से अप्रूवल चाहिएगा। तो दो तरह के रूट होते हैं एफडीआई में, ऑटोमेटिक रूट और अप्रूवल रूट। कोई डाउट इसमें? अब जैसे ही मेरे स्मॉल फाइनेंस बैंक की वैल्यू 500 करोड़ रुपए से ज्यादा होगी, मुझे 3 साल के अंदर अंदर उसे लिस्ट करना पड़ेगा। लिस्ट करना मतलब स्टॉक एक्सचेंज में उसे लिस्ट करना पड़ेगा, यानी आईपीओ लाना पड़ेगा उसका, और शेयर मार्केट में उसको लिस्ट करवाना पड़ेगा, या तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में, कहीं पे भी। ठीक है, मान लो मैंने बैंक खोला 1 जनवरी 2022 को, और 1 जनवरी 2023 को मैंने जब खोला था, तो ऑब्वियसली 300 करोड़ रुपए तो डालूंगा ही उसमें, तभी खोल सकता हूं। अब 1 साल के अंदर ही 1 जनवरी 2023 तक ही मेरे बैंक की जो वर्थ है 500 करोड़ रुपए हो गई। तो अब मुझे अगले 3 साल यानी 1 जनवरी 2026 तक उसे शेयर मार्केट में लिस्ट करना अनिवार्य होगा, मैंडेटरी होगा। हाँ, अगर 500 करोड़ नहीं भी हुई तो भी मैं लिस्ट कर सकता हूं, वो मेरी मर्जी है, लेकिन वॉलंटरी है। लेकिन जब 500 हो गई तो फिर मुझे लिस्ट करना ही पड़ेगा। अगर 500 से नीचे है तो मेरी मर्जी है, मैं चाहूं तो लिस्ट करूं, चाहूं तो ना करूं, लेकिन 500 एक बार हो गई वैल्यू, तो फिर 3 साल के अंदर अंदर लिस्ट करना अनिवार्य होगा। एक और बहुत अच्छी कंडीशन ये है इसमें कि 25% जो ब्रांचेस होनी चाहिए स्मॉल फाइनेंस बैंक की, वो अनबैंक्ड रूरल सेंटर्स में होनी चाहिए। अनबैंक्ड रूरल सेंटर्स, कोई डाउट इसमें? और एक अनबैंक्ड रूरल सेंटर में हम पॉपुलेशन रफली 9,999 लेके चलते हैं, यानी एक गांव में कई रूरल सेंटर हो सकते हैं जो अनबैंक्ड है। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, मान लो एक गांव है, उसकी आबादी 50,000 लोग रहते हैं उसमें। ठीक है, हम 10,000 से कम आबादी का जो एरिया है उसको रूरल सेंटर बोलते हैं। ठीक है, इस आरबीआई की डेफिनेशन के हिसाब से। तो अगर 50,000 आबादी है तो 5 रूरल सेंटर हो गए उसमें, और मान लो वहां पे ब्रांच एक ही है उस बैंक में, उस गांव में, उस गांव में एक ही ब्रांच है उस स्मॉल फाइनेंस बैंक की, यानी 4 और आ सकती है ना, क्योंकि हमें तो 10,000 आबादी पे एक चाहिए। अनबैंक्ड रूरल सेंटर, अनबैंक मतलब वहां पे कोई बैंक नहीं है, ऐसा रूरल सेंटर। तो यहाँ पे 4 रूरल सेंटर ऐसे हैं जिनमें बैंक नहीं है। तो यहाँ पे, तो कहने का मतलब 25% जो शाखाएं खुलेंगी किसी भी स्मॉल फाइनेंस बैंक की, वो अनबैंक्ड रूरल सेंटर में खुलेंगी। फिर कैपिटल एडिक्वेसी रेशो, ये 9% चाहिए होता है यूनिवर्सल बैंक को, लेकिन स्मॉल फाइनेंस बैंक और पेमेंट बैंक दोनों को 15% मेंटेन करना होता है। ठीक है, क्योंकि इनमें ऑपरेशनल रिस्क काफी ज्यादा होता है। तो 15% स्मॉल फाइनेंस बैंक को कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो मेंटेन करना होता है, और 7.5% जो है रिस्क वेटेड एसेट का, वो टीयर 1 कैपिटल होना चाहिए। तो टीयर 1 कैपिटल इनका मिनिमम 7.5% होना चाहिए। अब एक स्मॉल फाइनेंस बैंक मैक्सिमम कितना लोन दे सकता है? ठीक है, तो मैक्सिमम लोन अगर वो एक व्यक्ति को दे रहा है तो 10% से ज्यादा नहीं दे सकता। जितना भी उसके पास कैपिटल है उसके 10% से ज्यादा वो एक व्यक्ति को लोन नहीं दे सकता। और अगर वो किसी कंपनी को दे रहा है, ग्रुप को दे रहा है, या कॉर्पोरेट को दे रहा है, तो 15% जितना उसके पास कैपिटल है उसके 15% से ज्यादा वो लोन नहीं दे सकता। ये मैक्सिमम लोन साइज होता है एक व्यक्ति के लिए और एक ग्रुप के लिए। तो ये था हमारा स्मॉल फाइनेंस बैंक। काफी कॉम्प्रिहेंसिवली हमने पढ़ा है स्मॉल फाइनेंस बैंक को, और सारे पॉइंट्स हमने कवर किए हैं। बिल्कुल निश्चिंत होकर आप अब एग्जाम में स्मॉल फाइनेंस बैंक को अटेम्प्ट कर सकते हैं, इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। तो छोटी छोटी बारीकियां हैं जो आपको पता होनी चाहिए। और अब भारत में कितने स्मॉल फाइनेंस बैंक हैं? भारत में 12 स्मॉल फाइनेंस बैंक हैं। इनके बारे में मैं आपको पढ़ाऊंगा, इनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। भारत का सबसे पहला स्मॉल फाइनेंस बैंक था कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक, जो जलंधर में खुला था, जलंधर पंजाब में। कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक भारत का पहला था। और यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक भारत का लेटेस्ट है, 12वां। तो 12 स्मॉल फाइनेंस बैंक है इंडिया में। आइए इनके बारे में पढ़ते हैं एक एक करके।
सबसे पहले एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये इनिशियली फाउंड हुआ था 1996 में। देखिए स्मॉल फाइनेंस बैंक खुलने ही स्टार्ट हुए थे काफ़ी लेट, 2016 में पहला खुला था कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक, राइट। तो जो भी खुले हैं फिर वो 2016 के बाद ही खुले हैं, 2016 या 2016 के बाद। तो ये फिर ये क्यों लिखा है कि ये 1996 में खुल गया था? एक्चुअली जब ये कंपनी थी, पहले ये स्मॉल फाइनेंस बैंक नहीं था, इस कंपनी का नाम था एयू फाइनेंसियर्स। फिर बाद में ये कंपनी कन्वर्ट होके स्मॉल फाइनेंस बैंक बन गई थी, ठीक है। तो इनिशियली ये कंपनी शुरू हुई थी 1996 में, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक बन गई बाद में ये। इसका हेडक्वार्टर जयपुर में है और इसकी टैगलाइन है चलो आगे बढ़ें। यहाँ पे आपको चलो एक इंपॉर्टेंट चीज़ और बता देता हूँ क्योंकि एग्जाम में आ सकती है। देखो स्मॉल फाइनेंस बैंक खोलने के लिए 300 करोड़ रुपया चाहिए, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन अगर कोई अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है, शहरी सहकारी बैंक, और वो अगर स्मॉल फाइनेंस बैंक में कन्वर्ट होता है, राइट, तो उसे 150 करोड़ रुपया चाहिए। और ये 150 करोड़ अगले 5 साल के अंदर फिर 300 करोड़ मिनिमम हो जाना चाहिए। यानी अगर आप एक नया स्मॉल फाइनेंस बैंक खोलते हो तो 300 करोड़ चाहिए। अगर कोई अर्बन कोऑपरेटिव बैंक को स्मॉल फाइनेंस बैंक में आप कन्वर्ट कर रहे हो तो आपको सिर्फ 150 करोड़ रुपए की कैपिटल चाहिए, ठीक है। और वो 5 साल में बढ़ के फिर 300 करोड़ हो जानी चाहिए, एकदम से ही आपको 300 करोड़ नहीं चाहिए। फिर है कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक, भारत का पहला स्मॉल फाइनेंस बैंक था, जलंधर बेस्ड है ये, और इसकी टैगलाइन है विश्वास से विकास तक। उसके बाद है फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक। फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये 2 एनबीएफसी हैं जिनके एक साथ आने से बना है। तो दिशा माइक्रोफिन और फ्यूचर फाइनेंशियल सर्विसेज, ये 2 एनबीएफसी होती थी, इन्होंने बनाया है ये फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो ये फाउंड हुआ था 2017 में, इसका हेडक्वार्टर अहमदाबाद में है। इसकी टैगलाइन है अ न्यू इरा इन स्मार्ट बैंकिंग बिगिंस। अ न्यू इरा इन स्मार्ट बैंकिंग बिगिन। इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक 2016 में फाउंड हुआ था, इसका हेडक्वार्टर चेन्नई में है और इसकी टैगलाइन है इट्स फन बैंकिंग। उसके बाद है ईसैफ स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये भी 2017 में फाउंड हुआ था, इसका हेडक्वार्टर त्रिशूर केरला में है और इसकी टैगलाइन है जॉय ऑफ बैंकिंग। सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक की टैगलाइन है अ बैंक ऑफ स्माइल्स। 2017 में खुला था ये और नावी मुंबई में हेडक्वार्टर्ड है। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक बेंगलोर में हेडक्वार्टर्ड है, इसकी टैगलाइन है बिल्ड अ बेटर लाइफ और ये 2017 में खुला था। उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक वाराणसी में हेडक्वार्टर है, इसकी टैगलाइन है आपकी उम्मीद का खाता, 2016 में खुला था। नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक 2017 में खुला था, गुवाहाटी में हेडक्वार्टर है और टैगलाइन है योर डोरस्टेप बैंकर। जन स्मॉल फाइनेंस बैंक 2018 में खुला था, हेडक्वार्टर है बेंगलोर में और टैगलाइन है लिखो अपनी कहानी, लिखो अपनी कहानी। शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक, शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक, इसको पहले बोलते थे शिवालिक मर्केंटाइल अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। यानी ये पहला अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है जो स्मॉल फाइनेंस बैंक में कन्वर्ट हो गया। तो पहले इसको क्या बोलते थे? शिवालिक मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक। अब ये बन गया शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक। ये पहला अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है जो स्मॉल फाइनेंस बैंक में कन्वर्ट हुआ। इसका हेडक्वार्टर नोएडा में है और इसकी टैगलाइन है अ बैंक फॉर योर वेलफेयर। यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये भारत पे और सेंट्रम ने बनाया है, ठीक है, 2021 में खुला है और नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है। यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक सबसे नया है, 12वां स्मॉल फाइनेंस बैंक है इंडिया का। तो ये 12 स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है इंडिया में है, ठीक है। एक बात और याद रखिए, कोई भी स्मॉल फाइनेंस बैंक कोई अपनी सब्सिडरी कंपनी नहीं बना सकता, अपनी कोई सब्सिडरी कंपनी नहीं बना सकता, अपने नीचे किसी और कंपनी को नहीं बना सकता। अब हम बात करेंगे पेमेंट बैंक्स की। तो स्मॉल फाइनेंस बैंक में हमने क्या देखा? स्मॉल फाइनेंस बैंक में हमने ये देखा कि स्मॉल फाइनेंस बैंक जो हैं उनकी 25% शाखाएं अनबैंक्ड रूरल सेंटर में होनी चाहिए और स्मॉल फाइनेंस बैंक जो हैं वो 50% जो अपने लोन है वो 25 लाख रुपए से कम के देंगे। 75% प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग होगा। बहुत बड़े लोन नहीं दे सकते, बहुत लार्ज लोन नहीं दे सकते, क्योंकि मैक्सिमम लोन जो वो दे सकते हैं एक इंडिविजुअल को वो 10% ऑफ द कैपिटल और जो ग्रुप को 15% ऑफ द कैपिटल, इससे ज़्यादा नहीं दे सकते। तो ये है स्मॉल फाइनेंस बैंक। लेकिन स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है वो लोन दे सकते हैं, वो क्रेडिट कार्ड भी इशू कर सकते हैं, सब काम कर सकते हैं, राइट। डिपॉजिट्स भी ले सकते हैं और अनलिमिटेड डिपॉजिट ले सकते हैं, कोई वो नहीं है, रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अब हम बात करते हैं पेमेंट बैंक्स की।
पेमेंट बैंक जो है ये भी वही उसी में रजिस्टर्ड होते हैं, पब्लिक लिमिटेड कंपनी, कंपनीज एक्ट के तहत 2013, राइट। और ये भी, इनको भी जो लाइसेंस मिलता है सेक्शन 22 ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के तहत मिलता है। सेक्शन 22 ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के तहत ही इन्हें लाइसेंस मिलता है। और पेमेंट बैंक खोलने के पीछे जो मेन पर्पस था, मेन ऑब्जेक्टिव था, वो क्या था? अगेन सेम, फाइनेंशियल इंक्लूजन। फाइनेंशियल इंक्लूजन कैसे? वो लोग जिनकी इनकम कम है, जैसे जो माइग्रेंट लेबर वर्कफोर्स है, प्रवासी मजदूर हैं, या लो इनकम हाउस होल्ड्स हैं, गरीब परिवार हैं, जो छोटे व्यापारी हैं, जो हम उनको एक ऐसा बैंक अकाउंट दें जिसमें वो अपना पैसा सेव कर सकें, यानी सेविंग्स कर सकें, राइट। और वो उसमें रेमिटेंस कर सकें पैसे का, यानी एक जगह से दूसरी जगह भेज सकें। उसके लिए हमने उन्हें एक विकल्प दिया कि हम जो है, जो वॉल्यूम ज्यादा हो लेकिन ट्रांजैक्शन का साइज कम हो। अब मान लो कोई माइग्रेंट वर्कर या छोटा व्यापारी है, छोटे व्यापारी ने कोई दुकान खोल रखी है, तो उसमें ऑब्वियसली ट्रांजैक्शन बहुत ज्यादा होंगे। अगर मान लो कोई 500 लोग भी सामान खरीदते हैं उससे रोज, तो 500 ट्रांजैक्शन होंगे, 500 लोग पैसा जमा करेंगे, पेटीएम करेंगे, जो भी करेंगे, उसके बैंक अकाउंट में पैसा जाएगा। तो नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन ज्यादा है लेकिन पैसा कम आ रहा है। ऐसा नहीं है करोड़ों के ट्रांजैक्शन हो रहे हैं रोज रोज, ऐसा नहीं है। तो हाई वॉल्यूम है लेकिन ट्रांजैक्शन की वैल्यू कम है, राइट। तो इस तरह का इन्हें एक विकल्प दें जो पेमेंट बैंक है। तो पेमेंट बैंक कौन खोल सकता है? पेमेंट बैंक अगेन खोला जा सकता है, जैसे कोई प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट कंपनी खोल सकती है, और खोले भी हैं। जैसे पेटीएम, पेटीएम क्या है? एक पीपीआई है, प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट कंपनी, प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट कंपनी। तो उन्होंने पेटीएम पेमेंट बैंक खोल दिया, ठीक है। तो कोई भी हमारा नॉन बैंक पीपीआई इश्यूअर जैसे पेटीएम, ये जो ऑथोराइज्ड है पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट ऑफ 2007 के तहत, वो खोल सकते हैं पेमेंट बैंक। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज खोल सकती हैं, इंडिविजुअल भी खोल सकते हैं, कॉर्पोरेट बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट खोल सकते हैं, मोबाइल टेलीफोन कंपनी, सुपरमार्केट चेन कंपनीज, रियल सेक्टर कोऑपरेटिव्स, ये सब जो हैं पेमेंट बैंक खोल सकते हैं। और कोई भी अगर पीपीआई है, प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट कंपनी, उसे ये अनिवार्य नहीं है कि वो पेमेंट बैंक में कन्वर्ट हो या पेमेंट बैंक खोले, लेकिन वो पेमेंट बैंक खोल सकती है अपनी इच्छा से। तो जो पेमेंट बैंक हैं वो डिपॉजिट्स ले सकते हैं, ठीक है। डिपॉजिट ले सकते हैं, डिमांड डिपॉजिट, करंट अकाउंट या सेविंग, दोनों तरह के अकाउंट आप इसमें खोल सकते हो। सेविंग अकाउंट होते हैं, उनमें आपको ब्याज मिलता है। करंट अकाउंट में आपको ब्याज नहीं मिलता है कोई, लेकिन करंट अकाउंट में आप अनलिमिटेड ट्रांजैक्शन कर सकते हो। जैसे करंट अकाउंट इसलिए कंपनीज खोलती हैं, ठीक है, व्यापारी खोलते हैं, क्योंकि हर रोज के लाखों ट्रांजैक्शन, हजारों, कई सौ ट्रांजैक्शन होते हैं। लेकिन सेविंग अकाउंट में नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन बहुत लिमिटेड होते हैं। आप उससे ज्यादा करोगे तो फिर आपको पेनल्टी लगती है। जैसे आप मान लो सेविंग अकाउंट से पैसा सिर्फ कुछ ही बार निकाल सकते हो, उससे ज्यादा निकालोगे तो पेनल्टी भरनी पड़ेगी। तो सेविंग अकाउंट में नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस बहुत कम होते हैं, ठीक है, बचत खाता बोलते हैं इसे। लेकिन सेविंग अकाउंट में आपको ब्याज मिलता है। करंट अकाउंट में नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस अनलिमिटेड होते हैं लेकिन ब्याज नहीं मिलता है। तो आप उनमें पैसा डाल सकते हो। तो ये डिपॉजिट्स ले सकते हैं करंट अकाउंट में भी और सेविंग अकाउंट में भी। तो जनरली जो ये डिपॉजिट्स लेंगे वो छोटे व्यापारियों से लेंगे, इंडिविजुअल से लेंगे, इन सब से लेंगे। एनआरआई जो लोग हैं वो इसमें पैसा नहीं डाल सकते, एनआरआई डिपॉजिट्स अलाउड नहीं है, क्योंकि हमारा पर्पस डिफीट हो जाएगा। फिर अगर हमने बहुत अमीर आदमियों को कह दिया आप इसमें पैसा डालो, तो फिर वो पर्पस डिफीट हो जाएगा। और इनमें लिमिट भी हमने इसलिए डाली है, कितनी? 2 लाख रुपए। तो एक व्यक्ति जो इसमें अकाउंट खोलेगा पेमेंट बैंक में, वो 2 लाख रुपए से ज्यादा नहीं डाल सकता, यानी सिर्फ 2 लाख रुपए तक ही ये पर कस्टमर डिपॉजिट ले सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। पहले तो बल्कि 1 लाख था, 2 लाख भी बढ़ा के अभी कराया आरबीआई ने। और इनमें आप जो भी पैसा डाल रहे हो वो डीआईसीजीसी के द्वारा प्रोटेक्टेड है। डीआईसीजीसी की जो लिमिट होती है वो वैसे 5 लाख रुपए तक होती है। डीआईसीजीसी एक्ट होता है 1961 का, इसे बोलते हैं डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। अगर मान लो किसी पेमेंट बैंक ने आपने पैसे डाले, कोई मान लो आपने 2 लाख रुपए डाले और पेमेंट बैंक डूब गया, तो आपका 2 लाख जो है ऑब्वियसली 5 लाख के अंडर ही आता है, 5 लाख से कम ही है। तो 5 लाख रुपए तक की गारंटी होती है डीआईसीजीसी के द्वारा कि अगर कोई बैंक डूब जाए या डिफॉल्ट कर जाए तो आपका 5 लाख रुपए आपको वापस मिल जाता है। तो इसमें आपका पैसा सुरक्षित है, क्योंकि आप 2 लाख रुपए से ज्यादा डाल ही नहीं सकते, और डीआईसीजीसी एक्ट 5 लाख तक आपको सुरक्षा देती है। तो इनमें आपका पैसा सुरक्षित रहता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिए, 2 लाख रुपए तक का ही डिपॉजिट इसमें अलाउड रहता है, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो छोटे व्यापारी हैं या लो इनकम हाउस होल्ड हैं उनके लिए पेमेंट बैंक हो। फिर पेमेंट बैंक कौन सी कमेटी के कहने पर खुले थे? नचिकेत मोर कमेटी के कहने पे खुले थे।
नचिकेत मोर कमेटी के कहने पे खुले थे। ये एटीएम और डेबिट कार्ड इशू कर सकते हैं, और स्मॉल फाइनेंस बैंक भी एटीएम या डेबिट कार्ड या एटीएम कम डेबिट कार्ड दोनों इशू कर सकता है, लेकिन पेमेंट बैंक क्रेडिट कार्ड इशू नहीं कर सकते। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस है पेमेंट बैंक में और स्मॉल फाइनेंस बैंक में। स्मॉल फाइनेंस बैंक क्रेडिट कार्ड भी इशू कर सकता है, लेकिन पेमेंट बैंक क्रेडिट कार्ड इशू नहीं कर सकता। और स्मॉल फाइनेंस बैंक जो होता है उसमें आप जितना मर्जी पैसा डिपॉजिट करा दो, कोई लिमिट नहीं है, लेकिन पेमेंट बैंक में आप सिर्फ 2 लाख रुपए तक डिपॉजिट करा सकते हो। फिर पेमेंट बैंक जो होता है वो बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट का काम कर सकता है किसी और बैंक का। बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट क्या होता है? जैसे मान लो एक्सिस बैंक है, मान लो एक्सिस बैंक गोरखपुर में है लेकिन शहर में है, और गोरखपुर में कोई एक बहुत छोटा सा गांव है जहां पे एक्सिस बैंक की ब्रांच नहीं है, तो लेकिन वहां पे कोई पेमेंट बैंक खुला हुआ है, क्योंकि पेमेंट बैंक तो ऐसे ही इलाकों में खुलेंगे क्योंकि वही हमारा पर्पज है। तो जो पेमेंट बैंक है, ध्यान रखिए, जो पेमेंट बैंक है ये गोरखपुर में किसी गांव में है, और एक्सिस बैंक जो है वो गोरखपुर मेन शहर में है। तो एक्सिस बैंक चाहे तो अपने प्रोडक्ट वगैरह इस पेमेंट बैंक के थ्रू बेच सकता है। यानी ये जो पेमेंट बैंक है ये बैंकिंग कोरेस्पॉन्डेंट का काम करेगा एक्सिस बैंक के, यानी एक्सिस बैंक की सारी सेवाएं, उत्पाद वगैरह ये ऑफर कर सकता है कंज्यूमर्स को, यानी उसकी जितनी भी बैंकिंग सेवाएं हैं, सर्विसेज हैं, वो दे सकता है। ठीक है, तो बैंकिंग कोरेस्पॉन्डेंट मतलब जब कोई बैंक अपनी सेवाएं किसी दूसरे बैंक के थ्रू दे, ठीक है, तो उसे बोलते हैं बैंकिंग कोरेस्पॉन्डेंट। पेमेंट बैंक जो होते हैं वो कोई सब्सिडरी कंपनी नहीं बना सकते, किसी भी तरह की नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल एक्टिविटी नहीं कर सकते अपनी सब्सिडरी कंपनी बनाकर, और ये रूल उसमें भी है, स्मॉल फाइनेंस बैंक भी कोई सब्सिडरी कंपनी नहीं बना सकता। पेमेंट बैंक लोन भी नहीं दे सकते, ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। स्मॉल फाइनेंस बैंक जो होते हैं वो लोन दे सकते हैं, हालांकि लोन जो देते हैं वो उन पर रिस्ट्रिक्शन होते हैं, जैसे 50% लोन 25 लाख से कम के होंगे, 75% प्रायोरिटी सेक्टर में होंगे, बहुत बड़े लोन नहीं होंगे, इंडिविजुअल को 10% और ग्रुप को 15% ऑफ देयर कैपिटल फंड से ज़्यादा नहीं होंगे। तो ये सब रिस्ट्रिक्शंस हैं, लेकिन स्मॉल फाइनेंस बैंक लोन देता है, लेकिन पेमेंट बैंक लोन नहीं देता। अब आप कहेंगे पेमेंट बैंक फिर पैसा कैसे कमाता है जब लोन ही नहीं देता? ये एक अच्छा सवाल है और ये इंटरव्यू में बहुत पूछते हैं। देखो, पेमेंट बैंक के पास पैसा कमाने के कई तरीके हैं, जैसे ये बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट का काम कर सकता है, जैसे मैंने आपको एक्सिस बैंक का एग्जांपल दिया, तो एक्सिस बैंक से कमीशन ले लेगा, उनके प्रोडक्ट वगैरह बेचेगा, यानी थर्ड पार्टी प्रोडक्ट बेच के ये पैसा कमा सकता है। ये बंक इंश्योरेंस एग्रीमेंट कर सकता है इंश्योरेंस कंपनियों के साथ, तो इंश्योरेंस कंपनियों के जो प्रोडक्ट है उनको बेच के पैसा कमाएगा। फिर पेमेंट बैंक जो है, जो आपसे डिपॉजिट ले रहा है, 2 लाख रुपए तक डिपॉजिट ले सकता है ना, और ये लाख लाख कर करके करोड़ों रुपए हो जाता है, तो इन करोड़ों रुपयों को वो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करके पैसा कमा सकता है, इन करोड़ों रुपयों को वो म्यूचुअल फंड में डाल के पैसा कमा सकता है, इन करोड़ों रुपयों को वो दूसरे बैंक में डिपॉजिट करके पैसा कमा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने इसमें पैसा डिपॉजिट किया, मान लो पेमेंट बैंक आपको बोलता है कि मैं आपको 5% ब्याज दूंगा, ठीक है, आपने 2 लाख रुपए डाल दिए, मैक्सिमम अवेलेबल 2 लाख, मैक्सिमम 2 लाख पॉसिबल है। अब ये पेमेंट बैंक गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कहता है एक काम करो, ये मुझे दे दो 6% पे, तो 1% बीच में कमाई इसकी हो गई, राइट, 1% इसकी हो गई, तो इस तरह से भी पैसा कमा सकता है, राइट। तो ये कुछ तरीके हैं जिनसे पेमेंट बैंक पैसा कमाता है, लेकिन ये लोन नहीं दे सकता। और एक बात और, इस पे दो और बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशंस होते हैं पेमेंट बैंक पे, कि 75% जो इसके डिमांड डिपॉजिट बैलेंसेज हैं, डिमांड डिपॉजिट मतलब जैसे जो भी डिपॉजिट होते हैं, जैसे सेविंग अकाउंट में होते हैं, तो वो डिमांड डिपॉजिट हो गए, तो 75% जो इनका डिमांड डिपॉजिट बैलेंस है वो इसको इन्वेस्ट करना पड़ेगा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में। 75% डिमांड डिपॉजिट बैलेंस इसको इन्वेस्ट करना पड़ेगा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में, जैसे ट्रेजरी बिल वगैरह, जिनकी मियाद 1 साल से कम होगी, यानी मैच्योरिटी 1 साल से कम होगी, और ये मिनिमम है, यानी मिनिमम 75% पैसा इन्हें गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, और मैक्सिमम 25% जो इनका करंट या एफडी में पैसा आता है, 25% मैक्सिमम इन्हें दूसरे बैंकों में डालना पड़ेगा, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स में डालना पड़ेगा, लिक्विडिटी मैनेजमेंट और ऑपरेशनल पर्पसेस के लिए। मैं रिपीट कर देता हूं, मिनिमम 75% पैसा जो इनका डिमांड डिपॉजिट बैलेंस होता है वो इन्हें गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करना है, और मैक्सिमम 25% जो भी इनके पास करंट या टाइम फिक्स डिपॉजिट में पैसा आता है, फिक्स डिपॉजिट और टाइम डिपॉजिट एक ही होते हैं फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पस,
तो 75% मैक्सिमम इन्हें शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स में दूसरे में पार्क करना पड़ेगा। ऑफ कोर्स शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक इन्हें इंटरेस्ट देंगे, लेकिन ये उसमें पार्क करेंगे फॉर लिक्विडिटी मैनेजमेंट एंड ऑपरेशनल पर्पसेस। अगर आपको पेमेंट बैंक खोलना है तो आपको 100 करोड़ रुपया फिर चाहिए, 100 करोड़ रुपया आपको चाहिए। और अगर आपको स्मॉल फाइनेंस बैंक खोलना है तो 300 करोड़। ये एक और इंपॉर्टेंट डिफरेंस हो गया दोनों में। फिर पेमेंट बैंक जो होता है उसको 15% कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो मेंटेन करना पड़ता है। पेमेंट बैंक को भी और स्मॉल फाइनेंस बैंक को भी, दोनों को 15% करना पड़ता है। और दोनों में टियर 1 कैपिटल 7.5% ऑफ द रिस्क वेटेड एसेट होनी चाहिए। फिर एक बात और, पेमेंट बैंक में जो शेयर होल्डर का जो होल्डिंग है वो 40% होनी चाहिए कम से कम शुरू के 5 साल। ठीक है, पेमेंट बैंक में जो प्रोमोटर की शेयर होल्डिंग है वो 40% होनी चाहिए शुरू के 5 साल कम से कम। फिर जैसे स्मॉल फाइनेंस बैंक जब 500 करोड़ का हो जाता है तो शेयर मार्केट में लिस्ट करना पड़ता है, वैसे ही पेमेंट बैंक की भी वैल्यू अगर नेटवर्थ 500 करोड़ रुपए की हो जाए तो फिर लिस्टिंग 3 साल के अंदर अंदर करनी पड़ेगी। एफडीआई का वही रूल है, सेम 74% अलाउड है इसमें भी, जिसमें 49% ऑटोमेटिक रूट और 49 से 74 अगर आपको चाहिए तो अप्रूवल रूट। उसके अलावा क्योंकि पेमेंट बैंक जो होते हैं, जो पेमेंट बैंक होते हैं, याद रखिए, वो हम यही एक्सपेक्ट करते हैं कि वो रूरल एरियाज में खुलेंगे या सेमी अर्बन वगैरह में खुलेंगे। तो उसमें ये कंडीशन तो नहीं है कि 25% ब्रांचेज उनकी अनबैंक्ड रूरल सेंटर में होनी चाहिए, जैसा कि स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए। स्मॉल फाइनेंस बैंक की 25% ब्रांचेज होनी चाहिए अनबैंक्ड रूरल सेंटर में। लेकिन एक कंडीशन ये है पेमेंट बैंक की, कि पेमेंट बैंक जो है ना उसको अपने 25% जो फिजिकल एक्सेस पॉइंट्स हैं, यानी जहां पे आप पेमेंट बैंक को एक्सेस कर सकते हो, जैसे एटीएम हो गया, राइट, तो जहां पे भी पेमेंट बैंक के फिजिकल एक्सेस पॉइंट्स हैं वो 25% रूरल सेंटर में होने चाहिए। कोई डाउट इसमें? तो पेमेंट बैंक जो होते हैं उनके 25% फिजिकल एक्सेस पॉइंट रूरल सेंटर में होने चाहिए, लेकिन स्मॉल फाइनेंस बैंक की 25% ब्रांचेस रूरल एरियाज में, अनबैंक्ड रूरल एरिया में होनी चाहिए। और यहां पे अब हम कुछ इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस देख लेते हैं स्मॉल फाइनेंस बैंक और पेमेंट बैंक में। स्मॉल फाइनेंस बैंक ये डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकता है, कितना भी पैसा डाल सकते हो आप इसमें। पेमेंट बैंक में सिर्फ 2 लाख रुपए तक डाल सकते हो। स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है ये उधार देता है, पेमेंट बैंक उधार नहीं दे सकता। स्मॉल फाइनेंस बैंक उधार देता है, हालांकि कुछ कंडीशन है। 75% पैसा प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में और 25 लाख रुपए तक के 50% लोन होने चाहिए। स्मॉल फाइनेंस बैंक क्रेडिट कार्ड इशू कर सकता है, लेकिन पेमेंट बैंक क्रेडिट कार्ड इशू नहीं कर सकता। स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है वो उषा थोराट कमेटी के कहने पे खुला था, पेमेंट बैंक नचिकेत मोर कमेटी के कहने पे खुला था। स्मॉल फाइनेंस बैंक में जो पेड अप कैपिटल है वो 300 करोड़ होना चाहिए मिनिमम, और पेमेंट बैंक में 100 करोड़ होना चाहिए। और ये इंपॉर्टेंट डिफरेंस थे। यहां पे हम खत्म करते हैं पेमेंट बैंक और स्मॉल फाइनेंस बैंक। बाकी इंडिया में सिर्फ 6 पेमेंट बैंक हैं, पहले ज्यादा थे, धीरे धीरे बंद हो गए सारे, क्योंकि पेमेंट बैंक्स का जो मॉडल है उसको लेकर सवाल उठते रहे हैं। स्मॉल फाइनेंस बैंक तो काफी अच्छा कर रहे हैं, इंडिया में बहुत अच्छा कर रहे हैं, और बहुत फर्क भी आ रहा है गांव वाले एरियाज में बहुत ज्यादा। अभी रिसेंटली एक फोर्ब्स की रिपोर्ट भी आई थी जिसमें बताया था कि स्मॉल फाइनेंस बैंक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और जिस पर्पज के लिए हमने खोले थे स्मॉल फाइनेंस बैंक वो पूरा भी हो रहा है। लेकिन पेमेंट बैंक जो है ना, इनका मॉडल फ्लॉड है, ये पैसा कमा नहीं पा रहे हैं, इसलिए बंद होते चले जा रहे हैं। तो पेमेंट बैंक के ऊपर अभी सरकार ये भी कोशिश कर रही है कि उनके मॉडल थोड़ा बदला जाए, उन्हें कुछ और ज़्यादा लचीलापन आए, उसमें कुछ और ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी आए, कुछ और तरह उन्हें तरीके दिए जाएं पैसा कमाने के। अभी वोडाफोन आइडिया जो एम पैसा जो पेमेंट बैंक था वो बंद हो गया, आदित्य बिरला पेमेंट बैंक बंद हो गया, बहुत सारे बंद हो गए, अब सिर्फ 6 बचे हैं। एयरटेल पेमेंट बैंक भारत का पहला पेमेंट बैंक था। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक भारत का एकमात्र और पहला सरकारी पेमेंट बैंक है, इसे हमारा डाक विभाग चलाता है संचार मंत्रालय के अधीन। तीनों पेमेंट बैंक, पेटीएम पेमेंट बैंक, जियो पेमेंट बैंक और एनएसडीएल, तो इन पे नजर मार लेते हैं एक बार फटाफट। एयरटेल पेमेंट बैंक 2017 में खुला था, भारत का पहला पेमेंट बैंक है ये, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है, और इनकी टैगलाइन है बैंकिंग इज नाउ एट योर फिंगर टिप्स। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक जो है ये डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंडर आता है, पूरी तरह से सरकारी है 100%। 2018 में खुला था, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है, और इसकी टैगलाइन है आपका बैंक आपके द्वार। फिनो पेमेंट बैंक 2017 में फाउंड किया गया था, हेडक्वार्टर मुंबई में है, और इसकी टैगलाइन है कद्र आपकी मेहनत की। पेटीएम पेमेंट बैंक 2015 में फाउंड किया गया था, हेडक्वार्टर नोएडा में है, और इसकी टैगलाइन है सिंप्लीफाइंग पेमेंट्स फॉर इंडिया। उसके बाद जियो पेमेंट बैंक, जियो पेमेंट बैंक जो है ये 70-30
इसमें 70% पार्टनरशिप है रिलायंस की और 30% एसबीआई की। 2018 में ये फाउंड किया गया था। हेडक्वार्टर नावी मुंबई में है और टैगलाइन है योर एवरीडे बैंक। और फाइनली एनएसडीएल पेमेंट बैंक 2018 में फाउंड किया गया था, मुंबई में हेडक्वार्टर है और टैगलाइन है टेक्नोलॉजी ट्रस्ट एंड रीच। तो ये था हमारा कंप्लीट एग्जॉस्टिव कवरेज। काफी कॉम्प्रिहेंसिवली हमने पढ़ा है पेमेंट बैंक और स्मॉल फाइनेंस बैंक को, कुछ भी मिस नहीं हुआ है इसमें। इस वीडियो को आप एक बार में देखेंगे तो 80% तक चीजें आपको याद रहेंगी। इस तरह से वीडियो डिजाइन किया गया है। अगला जो लेक्चर होगा लेक्चर नंबर 6, उसमें हम पढ़ेंगे लोकल एरिया बैंक और रीजनल रूरल बैंक डिटेल में और देखेंगे उनमें क्या क्या एग्जाम में आता है। तो देखते रहिए स्टडी आईक्यू। ये था हमारा प्रीमियम यूजर्स के लिए बैंकिंग अवेयरनेस स्टैटिक कोर्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टडी आईक्यू।